हाय गाइस, आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और उसके साथ साथ हम पाइथागोरस थ्योरम को भी देखेंगे। पहला हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहले हम इसको जान लेते हैं। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पर। पहले हम उसको बना लेते हैं। ये हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब कैसे पता चलेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है? राइट एंगल, एंगल का मतलब है कोण। जो ये हमारा 90 डिग्री है, अगर कोई भी ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल में अगर कोई एक सा भी एंगल 90 डिग्री का बन गया तो इसका मतलब हो जाता है हमारा राइट एंगल। और जहां पे जिस भी ट्रायंगल में राइट एंगल हो वो वाला ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक, कौन सा हमारा ट्रायंगल हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है जी? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। ठीक है, कोई भी अगर ट्रायंगल है उसके हम कॉर्नर पे कुछ नाम लिख देते हैं। जैसे मान लो हम लिख लिए ABC, हमने लिख दिया ABC। तो इसका नाम रखने का मतलब क्या है? जैसे आपका भी नाम रखा जाता है, हमारा भी नाम है, ठीक है, वैसे ट्रायंगल का भी हम नाम रख देते हैं। कॉर्नर पर ही नाम लिखेंगे। इस पे नाम लिखने का मतलब इसका दो रीजन होता है। पहला रीजन ये होता है हमें एंगल को बताने में बड़ी आसानी होती है। हाँ, एंगल ए, ठीक है, एंगल को बताने में आसानी होती है। एंगल ए के पास जो एंगल है वो ले लिया गया। मान लो सी, एंगल सी, यहाँ पर हम अगर सी का नाम ले लिए कि भैया एंगल सी, एंगल सी का मतलब जो सी के पास है वाला एंगल हो गया। या एंगल बी, तो एंगल बी के पास जो 90 डिग्री है वो वाला एंगल हो गया। जैसे मान लो लिख दिया गया कि एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसका मतलब है बी पर यहां नहीं लिखना है बल्कि यहाँ पे हमें सी लिखना है। और बाकी जो दो बचा है ये वाला कॉर्नर, यहाँ पे आप चाहे ए लिखो चाहे बी लिखो। ठीक है, तो पहला महत्व तो ये है, पहला इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये जो नाम लिखा जाता है इससे हमें पता चल जाता है कि कौन से वाले कॉर्नर पर 90 डिग्री का है। हमारा जब क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा रहेगा एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, या लिखा रहेगा एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा जहां 90 डिग्री है, जहां राइट एंगल बना रहा है, जैसे यहाँ पे बना रहा है तो हमने लिख दिया एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम सी नाम लिख देंगे। अगर एंगल ए दिया होता है एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमें ए यहाँ पे नहीं बल्कि हम यहाँ पे लिखेंगे ए। तो नाम लिखने का पहला महत्व ये है, पहला इंपॉर्टेंट बात ये है, पहली इंपॉर्टेंस ये है कि जहां पे नाम रहेगा उसको एंगल वहां पे लिखा जाएगा, उसको वही एंगल को रिप्रेजेंट करता है। मान लो एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे बी, ए बी, यहाँ पे क्या हो गया हमारा? सी हो गया। ठीक है, नाम कहीं भी रख सकते हैं, वो डिपेंडेंट होता है जो इसमें दिया रहेगा हमारा। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक इसकी लेंथ को भी ये इंडिकेट करती है। इसका मतलब ये है ए से बी तक की जो लंबाई है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि साइड ए बी, साइड ए बी, या एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए रिप्रेजेंट किया, और जब ए बी लेंगे तो ए बी का मतलब हो गया साइड ए बी, या साइड बी सी, यानी बी से लेके सी तक की लेंथ, या साइड ए बी मतलब ए से लेके बी तक की लेंथ, या ए से लेके सी तक की लेंथ, साइड ए सी। तो इसके नाम रखने का दो महत्व होता है कि पहला उसके एंगल को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा उसकी साइड की लेंथ को इंडिकेट करता है। तो कोई भी सा भी ट्रायंगल दिया रहेगा उसका नामकरण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और हमें नामकरण कर देना चाहिए तुरंत। चलो फिर आगे देखते हैं क्या है। इस जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें तीन साइड्स होती हैं, है ना, दिख ही रही है आपको, एक दो तीन। पहली साइड क्या है? ए बी, दूसरी क्या है? बी सी, और तीसरी क्या है? सी। तीन साइड है, तीनों साइड का कुछ ना कुछ नाम होता है। तीनों साइड्स के क्या है? नाम होते हैं। कौन कौन से नाम होते हैं? पहला है हाइपोटेनस, दूसरा परपेंडिकुलर, तीसरा बेस होता है। ये तीन साइड होते हैं, तीनों साइड के कुछ नाम होते हैं। पहला है हाइपोटेनस, दूसरा परपेंडिकुलर, तीसरा कौन सा है? बेस होता है। ठीक है, अब ये इसमें तीनों में देखते हैं कि कौन सा हाइपोटेनस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। तीनों को अब चल के डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं 90 डिग्री कहां पर है? यहां पर है। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड्स है इसका क्या नाम है? हाइपोटेनस होता है। तो लिख दो यहाँ पे हाइपोटेनस।
ठीक है, तो मतलब बी से लेके सी तक की जो लेंथ है, इस लेंथ को हम हाइपोटेनस के नाम से जानेंगे। बी से लेके सी तक की जो लेंथ है, इस लेंथ को हम हाइपोटेनस के नाम से जानेंगे। तो बी सी इक्वल टू क्या मिला हमारा, हाइपोटेनस। इसका एक महत्व और है, अगर मान लो दिया गया कि हाइपोटेनस इक्वल टू 9 सेंटीमीटर या 5 मीटर या कुछ भी दिया है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वो 90 डिग्री की सामने वाली साइड को बता रहा है। ठीक है, अगर हाइपोटेनस की वैल्यू दी गई है तो तुरंत हमें पता चल जाना चाहिए कि हाँ वो 90 डिग्री के सामने ही होगा और कहीं नहीं होगा। तो हाइपोटेनस कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसका नाम होता है हमारा हाइपोटेनस। बी से सी तक की लेंथ को हम हाइपोटेनस कहेंगे। बचा बाकी और दो, क्या है, एक है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर। जो बेस है, बेस एंड परपेंडिकुलर, ये किस पे डिपेंड होता है, एंगल पर। परपेंडिकुलर ये डिपेंडेंट होता है एंगल पर। पहले हम, जैसे कि अगर कहीं हमें देखना है ऊपर की साइड में, तो या इसको छोड़ो, चलो ये मान लो किसी चीज को हमें फेंकना है। अगर हमें फेंकना है तो लोग कहते हैं कि 45 डिग्री बना के आप फेंको, तो कोई भी वस्तु है बहुत ही ज्यादा दूर जाएगी। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हमें अगर एंगल को ध्यान में रखते हुए तब जाके हम परपेंडिकुलर या बेस को हम डिफाइन करते हैं। यानी मान लो आपने ये एंगल को लिया, ठीक है, एंगल को हम थीटा या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा या फाई या किसी से भी रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। तो अक्सर थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो एंगल हमने थीटा ले लिया, तो अब इस एंगल को ध्यान में रखते हुए फिर हम परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन करेंगे। तो जो एंगल लिया गया मान लो ये थीटा, तो इसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर बन जाती है। ठीक है, जो एंगल हम थीटा लिए हैं तो उसके सामने वाली जो साइड्स होगी उस साइड्स को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। और जो बचा है ये AC, इस AC लेंथ को हम बेस के नाम से जानेंगे, यानी आधार। ठीक है, तो यानी ये हमारा हो गया A से लेके B तक की लेंथ को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। ए भी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। और हमारा AC यानी CA, चाहे आप CA बोलो चाहे AC बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो CA इक्वल टू हमारा क्या बन गया, बेस। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगली बात आती है, अगर मान लो ये थीटा ले ले तो, ठीक है, अब हमने नीचे वाला थीटा लिया था, ये जो नीचे का एंगल है ये, इसको हमने थीटा माना था, तो परपेंडिकुलर ये बन गया, बेस ये बन गया। ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, क्योंकि अगर थीटा एक्सचेंज हुआ तो ये दोनों भी आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे मान लो हमने थीटा ये ले लिया, अब इसको ध्यान में रख के हम डिफाइन करेंगे कि बेस और परपेंडिकुलर कौन कौन सा होगा। तो थीटा के सामने अब की बारी कौन आ रहा है, ये आ रहा है, इसका मतलब हमें इसको मिटा देना है। अब परपेंडिकुलर हमारा कौन सा बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये हमारा बेस बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल हम लेंगे उस एंगल को ध्यान में रखते हुए हमें बेस परपेंडिकुलर को डिफाइन करना है। तो थीटा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बाकी जो बचा उसको बेस, और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, ये होगी। अब आगे चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम पर। अब इसी पे बेस्ड है हमारा पाइथागोरस थ्योरम भी। ठीक है, इसी पे बेस्ड है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइपोटेनस को कैपिटल S से और बेस को कैपिटल B से। ठीक है, इतना ध्यान में रखना, P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनस, B बेस। तब अगला हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। किस पे है, राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड है, जिसमें एक एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। एक जो एंगल है हमारा वो 90 डिग्री का होता है, उसके सामने वाला हाइपोटेनस। मान लो इस एंगल को ध्यान में रख रहे हैं, इस एंगल को ध्यान में रखते हुए हम अब परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन करेंगे। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये, जो बाकी बचा ये B, नामकरण कर दो ABC। अब पाइथागोरस जी कौन थे, एक गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है। इन्होंने एक अपना थियरम दिया था। कैसा थियरम है, थियरम उनका ये था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो उनका थियरम क्या था हमारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इस थ्योरम को लाने का मतलब क्या है, आखिर इनका मकसद क्या था जी इस थ्योरम को लाने से। ठीक है, ये थ्योरम लाने का उनका मकसद क्या है, मकसद ये है कि अगर मान लो परपेंडिकुलर और बेस दो वैल्यूज हमें पता है तो तीसरी वैल्यूज आप अपने आसानी के साथ निकाल सकते हो।
कोई भी दो वैल्यू पता है, मान लो एच पता है, बी पता है, तो आप पी निकाल सकते हो इसकी वैल्यू कितनी होगी, या पी और एच दिया है तो हम बी की वैल्यू आसानी के साथ निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, एक हम क्वेश्चन लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम तीसरी वैल्यू निकालेंगे, किस तरह से निकाला जाता है उसको भी हम देख लेते हैं। इसको हम ये कोने लिख देते हैं, अभी हम इसका यूज करेंगे, इसका यूज करके ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। होता क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पर एच अपना हाइपोटेनस है, पी परपेंडिकुलर है एंड बी क्या है, बेस्ड है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पाइथागोरस के थ्योरम पर बेस्ड है, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन ये है, माना कोई राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से करके, राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा दिया गया है एक साइड है, एक साइड जो जिसको मेजर किया गया, जिसकी वैल्यू आई है 4 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है 3 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक साइड 4 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 3 सेंटीमीटर और तीसरी साइड, कोई भी ट्रायंगल होगा उसमें 3 साइड होंगी ना, तो तीसरी साइड वाट, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, शॉर्टकट में ही हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि साइड इक्वल टू, एक साइड है 4 सेंटीमीटर, मान लेते ये क्या हमारा 4 सेंटीमीटर, दूसरी साइड क्या है 3 सेंटीमीटर, मान लेते ये क्या है 3 सेंटीमीटर है। तो अब तीसरी वाली साइड क्या होगी इसको हमें निकालना है, इसमें हमें यही निकालना है, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी, इसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फार्मूला क्या है यहाँ पे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर निकाल, एच की वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू पता है कितना है 4 है, ये किसकी वैल्यू है पी की वैल्यू है, तो रख दो 4 का स्क्वायर प्लस ये किसकी वैल्यू है बी की वैल्यू है, दिया गया ना बी इक्वल टू 3, तो बी की जगह हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। कैसे आया, कोई भी नंबर है अगर उसका स्क्वायर है उसका मतलब क्या होता है, उस नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 हो गया, 4 4 जा 16, वैसे 3 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल टू हो गया 19, 3 3 जा 9। कोई भी नंबर है अगर उसका स्क्वायर दिया गया उसका मतलब ये होता है कि उसका 2 बार मल्टीप्लाई, ये चीज हो गया। अब स्क्वायर कर दो हो गया 25, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा कितना 25। अब एक चीज हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे एच स्क्वायर की वैल्यू आई है 25, क्या है एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 25, जबकि हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ना कि एच स्क्वायर की। हमें ये करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को हमें हटाना पड़ेगा, चलो हटा देते हैं। फिर एच स्क्वायर है, इधर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, भाई इधर स्क्वायर, इधर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, जैसे प्लस है बराबर की दूसरी तरफ जाके माइनस, माइनस है बराबर की दूसरी तरफ जाके प्लस, गुणा है मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा डिवीजन, डिवीजन है दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई। उसी तरह से यहाँ पे स्क्वायर है दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा, एच इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट निकाल दो आप 5 आएगा। शायद आपने सीखा होगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, अगर नहीं सीखा है तो आप अपने सर से सीख सकते हो। ठीक है, तो यानी हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, इक्वल टू यहाँ पे लिख दो आप 5। ठीक है, तो आप जान गए पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज किया जाता है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हमारा बेस दिया गया, हमारा बेस दिया गया 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस की वैल्यू दी गई है हमारी 6 सेंटीमीटर, नहीं कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि मान लो हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर ले लेते हैं। बेस हमारा दिया गया 5 मीटर एंड जो हाइपोटेनस की वैल्यू दी गई हमारा 10 मीटर। ठीक है, ये चीज दिया गया है, मतलब कोई ऐसे छत है, नहीं मीनार है, कोई ऐसे मीनार है या घर है मकान है जो भी समझ लो आप, ऐसे सीढ़ी लगाया गया है, ऐसे इस तरह से सीढ़ी लगाया गया है। ठीक है, सीढ़ी थोड़ी तीसरी लगाई जाती है ना, तो कोई ऐसे छत मकान है, मकान में इस तरह से सीढ़ी लगाई गई है, क्या सीढ़ी बना लो। ठीक है, इस तरह से सीढ़ी लगाई गई है। हाइपोटेनस देखो 90 डिग्री यहाँ पे है एंगल ना, 90 डिग्री एंगल यहाँ पे है, तो इसके सामने वाला ये जो सीढ़ी लगी हुई है ये हाइपोटेनस का काम करेगा।
बेस जो जमीन है, आधार बेस ही हमारा क्या है, जमीन है, तो बेस का काम करेगा। बचा ये हमारा परपेंडिकुलर, यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जो हमारी मकान है कितनी ऊंची है, ये बताना है। अगर हाइपोटेनस पता है यानी सीढ़ी की लेंथ पता है और बेस पता है हमें, तो हम परपेंडिकुलर को फाइंड आउट बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम देख लेते हैं क्या होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या आप रट्टा मार लो, पाइथागोरस थ्योरम यही जी दिए थे ना। पाइथागोरस थ्योरम के बिना अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करना मुमकिन नहीं है, तो ये हमें जानना जरूरी है, इसको आप याद भी कर लो, ठीक। हाइपोटेनस की वैल्यू दिया गया यहाँ पे 10 है, 10 का स्क्वायर करो इक्वल टू पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है, प्लस बी की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 5 दी गई, 5 का स्क्वायर कर दो आप। 10 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 100 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा हमारा 25 आएगा। अब जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसको एक तरफ करो, बाकी सबको दूसरी तरफ कर दो। तो पी स्क्वायर को यहीं पे ही रहने दो, बराबर 100 प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -25। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 25 इक्वल टू कितना होगा, 75 हो जाएगा। तो पी इक्वल टू कितना होगा, हमें पी स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी, जबकि हमें पी की वैल्यू निकालनी, इस स्क्वायर को हमें दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 75। ठीक है, बस यही इसकी वैल्यू हो गई, यानी p इक्वल टू √75। या तो इसको और भी सॉल्व करना चाहे और भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे इसको हम लिख सकते हैं √25 मल्टीप्लाई टू 3, 25 3 कितना होगा 75 है ना। अब 25 को हम लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, नहीं यहाँ पे हम लिखते हैं ऊपर की तरफ 25 इंटू 3 है ना। अब इसको हम यहां देखते हैं क्या है, 25 इंटू 3 ये दिया गया है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 3, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई टू 3। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 25, हमने 25 की जगह लिखा है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई टू 3 बराबर, जो स्क्वायर होता है ना उसको हम बाहर लिख देते हैं। अगर इस तरह से स्क्वायर रूट लगा है, अगर जिसका स्क्वायर उसको हम बाहर की तरफ लिख देंगे तो हो जाएगा 5√3। मीटर में है तो मीटर हो गया। आप लिखो चाहे √75 या आप लिखो 5√3 मीटर, दोनों हमारी वैल्यू सही है। ठीक है, वो हमारा पूरा अंडर रूट में था, जबकि हमने जो संख्या हमारे अंडर रूट से बाहर निकल रही है, स्क्वायर रूट से बाहर निकल रही है, उसको हम बाहर निकाल के फिर हम आंसर शीट लिख देंगे। ये हमारा हो गया पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब आगे देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं ना, इसमें 6 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं टोटल, 6 सदस्य होते हैं। अब 6 को जान लेते हैं कौन कौन होते हैं। पहला होता है हमारा साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉसेज, फिर सेक, फिर छठा हमारा क्या होता है, कॉट होता है। तो मतलब जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। यानी इस घर में टोटल 6 लोग रहते हैं। ठीक है, कौन कौन रहता है, पहला हमारा साइन है, दूसरा कॉस, फिर टैन, फिर कौन है कॉसेज, सेक और कॉट। चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पहला हमारा क्या है जी, साइन, दूसरा क्या है कॉस, COS, तीसरा क्या है टैन, TAN, चौथा क्या है हमारा कॉसेज, पांचवा क्या है हमारा सेक, और छठा क्या है हमारा कॉट। यानी टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग है ना, 6 मेंबर हैं, और इसमें 6 मेंबर को हमें पढ़ना है टोटल इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ठीक है, ये टोटल कितने हैं, 6 मेंबर से हमारा फार्मूला डिराइव होगा, और भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, और भी जो होगा सब हम देखेंगे यहाँ पे।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस पे बेस्ड होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पे। टिक बना लेते हैं यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका नामकरण कर दो आप, ए बी सी। ये 90 डिग्री है, ये हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनस। इस एंगल सी को हम ध्यान में रखते हुए परपेंडिकुलर और बेस्ड को डिफाइन करेंगे। एंगल ये हो गया थीटा, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया बेस। एंगल क्या ले रहे हैं? थीटा ले रहे हैं। चलो यहाँ पे एक चीज और जान लेते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेस सेक कॉट। अभी ये क्या है? अधूरा है। अब इसकी जो जिंदगी है ना, अभी ये अधूरी है, तो इसकी जिंदगी पूरी कब होगी? जब इसके साथ एक और इसकी जीवन साथी मिल जाएगा, मतलब थीटा, साइन थीटा। थीटा ले रहे हैं ना यहाँ पे, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है बिना एंगल के वह अधूरा है। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिखा जा रहा है उसके साथ इस एंगल, कोई सा भी एंगल जरूर लिखा जाएगा। अभी क्यों लिखा जाएगा उसको भी देख लेते हैं। थीटा है, थीटा लिख दो, थीटा थीटा, है ना। अब तक जो लिखा था साइन कॉस टैन कॉसेस सेक कॉट ना, ये जिंदगी इसकी अधूरी थी। अब एंगल हमने इसके साथ में लिख दिया, अब ये पूर्ण रूप से पूरा है ना। अब इसको कंप्लीटली रूप से कहेंगे हाँ साइन थीटा एक फंक्शन के रूप में बन गया। ठीक, अब क्यों लिखते हैं भी देख लेते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज यानी साइन थीटा कॉस थीटा टैन कॉसेस सेक कॉट, ये ना दो साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। कैसे? दो साइड का मतलब हो गया, एक साइड है ए बी, क्या है? एक साइड हमारा है ए बी है, दूसरी साइड क्या है? ए सी है। दूसरी साइड क्या है हमारा? ए सी है। जब हम दो साइड का रेशियो निकालते हैं, जब हम किन्हीं दो साइड को ना रेशियो निकालेंगे, जब इनका रेशियो निकालेंगे तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर होता है, मतलब साइन थीटा इसके बराबर होता है। या आप यूं कह लो कि साइन थीटा बराबर ए बी का मतलब क्या है हमारा? पी, और ए सी का मतलब क्या है हमारा? एच। तो एक प्रकार से साइड और एंगल, इन तीनों के बीच में हमारा रिलेशनशिप है। दो साइड है और एक एंगल है, तीनों के बीच में रिलेशनशिप है। आप यूं कह सकते हो कि जो साइड होती हैं, साइड्स एंड एंगल के बीच में, एंगल के बीच में ये रिलेशनशिप है। साइड और एंगल के बीच में रिलेशनशिप जब हमने निकाला तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन के रूप में आ गया। साइन के पास क्या रहता है? हमेशा थीटा यानी एंगल रहता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसके पास हमेशा एंगल यानी थीटा रहेगा। किन्हीं यानी कोई भी दो साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गया एंगल और साइड्स के रेशियो के बराबर, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो गई। अभी बाकी और भी ये 5 बचे हैं, चलो पांचों को हम लिख लेते हैं। अब 5 जो रेशियोज है सबका अलग अलग साइड्स के रेशियो निकालेंगे तो उनके बराबर होता है। जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू साइन थीटा। तो अगली बारी हमारा बेस अपॉन हाइट रहेगा, यानी बेस और हाइट का जब रेशियो निकालेंगे तो हमारा किसके बराबर आता है? कॉस थीटा के बराबर आएगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालेंगे तो साइन थीटा के बराबर। जब बेस और हाइपोटेनस का रेशियो निकालेंगे तो कॉस थीटा के बराबर आएगा। ये एक तरह से हमारा फार्मूला भी है, इसको हमें याद करके चलना पड़ेगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू कॉस थीटा। इस चीज को ध्यान रखना है। अब अगला हमारा बचता है परपेंडिकुलर और बेस, यानी टी अपॉन बी इक्वल टू क्या होगा? टैन थीटा हो जाएगा। 3 फार्मूला हमारा डिराइव हो गया और 3 फार्मूला हमारा बन गया। अभी 3 और बचे हैं, कॉसेज सेक कॉट। चलो अगली बारी हमारा किसका बारी है? कॉसेज थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब इसको भी बड़े आसानी के साथ हम जान लेते हैं कैसे है, किस तरह से इसको भी बनाया गया है। जो साइन थीटा है पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो के साइन थीटा के बराबर होता है। इसी का जस्ट उल्टा कर दे, मतलब हाइपोटेनस को ऊपर और परपेंडिकुलर को नीचे करते हैं। तो जो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर है इनके उल्टा करने पर ना, यानी हाइपोटेनस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, इनका रेशियो किसके इक्वल होता है? कॉसेज थीटा।
और सेक थीटा इक्वल टू, इसका उल्टा कर दो आप, एच अपान बी। कॉट थीटा इसका उल्टा कर दो आप, बी अपान पी। सिंपल सी, यानी पहला आप लिख लो, दूसरा अपने आप लिख दो, इसका जस्ट उल्टा करके। ठीक है, तो एक प्रकार से यूं कह लो कि जो साइन थीटा होता है ये कॉस थीटा का उल्टा होता है, या कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, या टैन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है। चलो एक फॉर्मूला और बना देते हैं फटाफट। साइन थीटा और कॉस थीटा में रिलेशनशिप, तो साइन थीटा इक्वल टू, हमने क्या बोला है कि कॉस थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में हम रिलेशनशिप निकालेंगे। हमने क्या बोला कि साइन थीटा जो है कॉस थीटा का उल्टा होता है, मतलब कॉस थीटा अपान 1 है, कॉस थीटा का उल्टा यानी कॉस जो थीटा अपान 1 है इसका उल्टा, तो 1 अपान कॉसेज थीटा, ये चीज होता है। उसी प्रकार से कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान सेक थीटा हो जाएगा, या tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, कॉट थीटा का उल्टा होता है, कॉट थीटा अपान 1 है तो उल्टा कर दो, 1 अपान कॉट थीटा हो गया। तो ये तीनों बीच में रिलेशनशिप, ठीक है, जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप निकल गया। अब ये जितने हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फार्मूला है। इस 9 फार्मूला के बेस में हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे है कैसे नहीं। ओके, थैंक यू।